हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपसे कहा था कि केपलर ने एक्चुअली प्लैनेटरी मोशन के लिए कुछ लॉज बनाए थे जिसको लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोला जाता है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने सन के अराउंड प्लैनेट्स किस तरीके से घूमता है इसके लिए 3 लॉज दिए और उन 3 लॉज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे केपलर के फर्स्ट लॉ से। केपलर के फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, जहां पे केपलर ने ये बताया कि जो प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ऑर्बिट का शेप क्या है। अकॉर्डिंग टू केपलर जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो सर्कल में रिवॉल्व नहीं करते हैं। देखो, कोपरनिकस, गैलीलियो, इन सब का ये कहना था कि जितने भी आपके प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। रेवोल्यूशन जैसे ही हम बोलते हैं तो उनके दिमाग में आता था कि वो सर्कल में घूमेगा, लेकिन केपलर ने जो टाइको ब्राहे के आइडिया जो डेटा को एनालाइज किया था उसके बाद फर्स्ट लॉ में केपलर ने यही कहा कि जो आपके प्लैनेट्स हैं उसका जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है सन के अराउंड, वो एक्चुअली में सर्कल नहीं है बल्कि एलिप्स है। क्या है? एलिप्स है। उन्होंने कहा कि ये एलिप्स है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई एलिप्स है क्या, तब आपको समझ में आएगा कि ये ऑर्बिट का शेप कैसा है। एलिप्स भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, जैसे सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एलिप्स भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। देखो, अगर आपसे कोई कहे कि भाई सर्कल कैसे ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे बताओ। सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको आप सेंटर बोलते हो। ठीक है, और सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस सर्कल से इक्वी डिस्टेंस होता है, एक ही डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये पॉइंट अगर मान लो 2 मीटर की दूरी पे है तो ये पॉइंट भी 2 मीटर की दूरी पे होगा, ये पॉइंट भी 2 मीटर की दूरी पे होगा, ये पॉइंट भी 2 मीटर की दूरी पे होगा। तो इसका मतलब ये कि आप अगर एक पॉइंट फिक्स कर देते हो वहां से एक फिक्स डिस्टेंस पे वो डिस्टेंस फिक्स कर लो, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, 2 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर हो। मान लो हमने 5 मीटर फिक्स कर दिया। 5 मीटर, इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको पॉइंट्स बनाने, एक सेट ऑफ पॉइंट्स बनाना है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स बनाते चले जाओ, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वो पॉइंट्स आपको इस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे ही बनाना है। मान लो आपने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, फिर 5 मीटर की दूरी पे आपने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, फिर 5 मीटर की दूरी पे आपने एक पॉइंट यहाँ बना दिया। ऐसे 5-5 मीटर की दूरी पे अगर आप पॉइंट्स बनाते चले जाओगे देन यू विल गेट अ सर्कल। तो आपको इस तरीके से सर्कल मिलता है। अच्छा, एलिप्स क्या होता है और आप एलिप्स कैसे बना सकते हो ये देखो। तो जहाँ पे सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है, एलिप्स में एक्चुअली 2 फिक्स पॉइंट होता है। एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे, एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे, और इनको कहा जाता है फोकस ऑफ एलिप्स। तो एक फोकस यहाँ पे, दूसरा फोकस यहाँ पे। क्या है ये जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है एलिप्स का। फोकस इज फिक्स पॉइंट। तो एलिप्स में एक्चुअली ऐसे 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि 2 है तो कई बार आपने वर्ड यहाँ पे आप वर्ड देखोगे फोकाई। तो फोकाई एक्चुअली में फोकस का प्लूरल है, मतलब एक होगा तो फोकस, 2 है तो फोकाई, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको एलिप्स कैसे बनाना है वो देखो। सर्कल में एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे आपको सेट ऑफ पॉइंट्स बनाने थे। यहाँ पे भी आपको सेट ऑफ पॉइंट्स बनाने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनाने हैं, पर उसमें कंडीशन ये है कि उसका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, जो पॉइंट्स आप बना रहे हो उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा उसका एडिशन वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये कि जैसा आपने एक पॉइंट यहाँ पे बनाया, मान लो यहाँ से इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है और इस पॉइंट से आपने देखा तो इसका डिस्टेंस एक्चुअली में 2 मीटर है। तो इन दोनों का एडिशन आप ले लो। ठीक है, ये इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से जो भी डिस्टेंस आया उसका एडिशन ले लो। कितना एडिशन आ रहा है? 7 + 2 9। ये जो एडिशन है 9 मीटर, ये हमेशा फिक्स होना चाहिए। मतलब आपको अगला पॉइंट ऐसे जगह पे लेना है कि फिर से अगर मैं इस फिक्स पॉइंट से, मैं एक काम करता हूं, इसको F1 F2 लिख देता हूं। इस F1 F2 जो फिक्स पॉइंट है इससे अगर आप ये डिस्टेंस लो तो ये डिस्टेंस टोटल मिला के फिर से कितना होना चाहिए? 9 मीटर ही होना चाहिए। फिर से अगर आप सपोज करो कोई पॉइंट लेते हो तो फिर से यहां से डिस्टेंस ले लो, यहां से डिस्टेंस ले लो,
इन दोनों का डिस्टेंस का एडिशन फिर कितना होना चाहिए, 9 मीटर होना चाहिए। ये 9 मीटर फिक्स होना चाहिए, दोनों के एडिशन का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करो आप यहां से यहां आ जाते हो, तो हो सकता है आप ये जो है ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये हो सकता है आपका 5 मीटर हो जाए। तो ये 5 मीटर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां पे अगेन ये दोनों डिस्टेंस मिला के कितना होगा, 9 ही होगा। फिर से ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये अगर 3 मीटर, ये अगर सपोज करो 4 मीटर हो रहा है तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगेन दिस 5 + 4 इज गोइंग टू बी 9। चलो कोई दूसरा पॉइंट मान लो इसके नज़दीक ले लिया आपने कोई बहुत, और ये एक्चुअली में जो है 1 मीटर ही है। तो आपको ऐसे डिस्टेंस पे लेना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस फिर से कितना हो जाए, 9 मीटर हो जाए। तो आप ये देखो कि ये मीटर 1 मीटर होगा तो ये आपका क्या होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर से क्या हो गया, 9 मीटर आ गया। तो इस तरह से अगर आप सारे पॉइंट्स को लेते चले जाओगे, तो सारे पॉइंट्स का सेट आप अगर लेते चले जाओगे तो आपको इस तरीके का कोई एक शेप मिलेगा, एंड दिस इज योर एलिप्स। इस तरीके से एक एलिप्स बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो अब एक्चुअली में ये जो थोड़ा सा आपका जो लॉ है, ये फर्स्ट लॉ केपलर का आया, इसने जो इससे पहले जितने साइंटिस्ट थे जिनकी एक थियरी थी कि एक्चुअली में प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उस थ्योरी से थोड़ी एकदम अलग हो गई। ये सर्कल की जगह ऑर्बिट का शेप जो है वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल शेप में एक्चुअली आपका प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है। तो मान लो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं सन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका मान लो सन है और यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज योर सन एंड दिस इज योर प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट इसके अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा इस तरीके से, समझे। तो ये एलिप्टिकल शेप में सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमता है। जहां पे याद रखना कि जो सन है, सन एक्चुअली किसी एक फोकस पे होगा। अभी अभी हमको बताया था कि अगर आप एक एलिप्स ड्रॉ करते हो तो एलिप्स में 2 फिक्स पॉइंट होते हैं जिसको हमने फोकस बोला। तो एक फोकस मान लो यहाँ पे है F1 और एक फोकस यहाँ पे है मान लो F2। तो सन एक्चुअली किसी एक फोकस पे होगा। तो मान लो अगर यहाँ पे सन है आपका, तो ये सन किसी एक फोकस पे होगा और आपका जो प्लैनेट है वो इस तरीके से इस सन के अराउंड रिवॉल्व करता जाएगा, ठीक है। सो ये आपका केपलर का फर्स्ट लॉ, दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एक्चुअली एन एलिप्स, या फिर जो प्लैनेट का रेवोल्यूशन का जो ऑर्बिट होता है सन के अराउंड वो एलिप्टिकल शेप का होता है, ना कि सर्कुलर शेप का, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिट के बारे में बताते हैं इसलिए इस फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और थोड़ा ध्यान रखना इसमें। जैसे अगर सपोज करो मैं ये एलिप्स की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट्स है F1 और F2 ये क्या है, फोकस है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से, इन दोनों फोकस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस एंड से लेकर इस एंड तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला जाता है मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर, इसका अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं जो इसको एलिप्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो एक्चुअली में इसका मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो आपका कहलाएगा वो कहलाता है एलिप्स का माइनर एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो जनरली कई बुक्स में मैंने देखा है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस माइनर एक्सिस को हम लोग जो है वो 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में क्या है, 2b है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है, 2b। इसको 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर माइनर एक्सिस। और आपका जो मेजर एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज योर मेजर एक्सिस, ठीक है। अगर बुक में नोटेशन अलग है तो वो देख लेना, मैं फिलहाल यहाँ पे इसको इसी से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, इस मेजर एक्सिस का अगर आप आधा ले लोगे, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो ये a हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी a होगा और ये भी a होगा।
इस आधे पार्ट को हम क्या बोलेंगे बताओ? दिस वुड बी कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा होता है ना, तो क्योंकि ये मेजर एक्सिस का आधा है तो दिस वुड बी योर सेमी मेजर एक्सिस डिनोटेड बाय ए। डबल हो जाएगा तो ये 2a एंड दिस इज योर मेजर एक्सिस। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा b, क्योंकि ये पूरे माइनर एक्सिस का आधा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। तो ये कुछ चीज़ें और हैं एलिप्स के जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमता बल्कि एलिप्स में घूमता है, और सन जो है किसी एक फोकस पे सिचुएटेड है। इसका मतलब जब आपका प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो पूरे रेवोल्यूशन के टाइम पे कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका प्लैनेट जो है वो सन से काफ़ी करीब होता है। मतलब सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होता बल्कि चेंज होता रहता है। तो एक समय ऐसा आएगा रेवोल्यूशन में जहाँ पे प्लैनेट सन से बहुत ही करीब होगा, और एक ऐसा टाइम भी आएगा रेवोल्यूशन में जहाँ पे आपका प्लैनेट जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। तो जब सन से प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है, तब ऐसे पोजीशन को, इस पोजीशन को बोला जाता है अपोजी। क्या बोलते हैं? अपोजी। दूर है सबसे। और जब सबसे नज़दीक होता है तब इस केस में इस पोजीशन को बोला जाता है पेरिजी। तो पेरिजी जब बोल रहे हैं कि प्लैनेट जो है वो पेरिजी पे है, इसका मतलब वो प्लैनेट सन के काफ़ी करीब है। जब ऐसा बोला जाए कि जो प्लैनेट है वो अपोजी पे है, इसका मतलब वो सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अपोजी, पेरिजी। इवन इसके दूसरे नाम भी है। अपोजी को एपिहीलियन भी बोला जाता है और पेरिजी को पेरीहीलियन भी बोला जाता है, ठीक है। पेरीहीलियन या पेरिजी, प्लैनेट अर्थ से बहुत नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। और जब अपोजी और एपिलियन की बात हो तो प्लैनेट जो है वो सन से काफ़ी दूर है या सबसे ज़्यादा दूरी पे है पूरे रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको केप्लर्स फर्स्ट लॉ में याद रखना है। अब चलते हैं केप्लर्स सेकेंड लॉ पे। ओके, तो यहाँ पे केप्लर्स सेकेंड लॉ जो है उसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एरिया इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखो एक्चुअली ये एलिप्स बनाया है, एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया है, और यहाँ पे फोकस है जहाँ पे सन सिचुएटेड है, और ये आपका प्लैनेट है जो इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा जो एलिप्स है वो थोड़ा घटिया बन गया है, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। इसको मैं एक्चुअली सही करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन और गड़बड़ हुए जा रहा है। तो ये आपका एलिप्स है, ठीक है, और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपका प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड। अब देखो, अगर सपोज करो आप यहाँ पे सन से इस प्लैनेट तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया सन से लेकर प्लैनेट तक। तो यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान देना कि अगर सपोज करो ये प्लैनेट यहाँ से आगे की ओर मूव करता है, ठीक है, जब ये आपका प्लैनेट यहाँ से आगे की ओर मूव करता है तो ये जो लाइन है वो लाइन भी कुछ इस तरीके से ऐसा मूव करता जाएगा, है ना, और ये लाइन फाइनली आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस मूवमेंट के दौरान इस लाइन ने क्या किया है, इतना एरिया कवर किया है, इतना एरिया स्वीप किया है। स्वीप समझते हैं ना, इस तरीके से स्वीप करना, झाड़ू मारना। तो इस लाइन ने क्या किया, इस तरीके से इतना एरिया स्वीप किया जब प्लैनेट यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया। तो कहीं भी अगर सपोज करो प्लैनेट एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो वहां से जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखा है सन से, वो लाइन क्या करेगा, कुछ एरिया स्वीप करेगा। तो केपलर ने ये कहा कि अगर आप इस प्लैनेट को सेम टाइम देते हो, ठीक है, सेम टाइम, तो सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करेगा, चाहे वो इस पूरे ऑर्बिट में कहीं भी हो। सो द एरिया स्वेप्ट बाय लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इन इक्वल टाइम इज इक्वल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal interval of time। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है ये लाइन, चाहे ये प्लैनेट आपका कहीं भी हो। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका क्या मतलब निकलता है, वो थोड़ा समझना। जैसे मान लो फिलहाल यहाँ पे जो प्लैनेट है उसको हमने सन से काफ़ी दूर बताया, वो काफ़ी दूर है, ठीक है, उसको हमने 2 दिन दे दिए। चल भाई 2 दिन ले लो और बता, और 2 दिन में प्लैनेट जो है वो पॉइंट P से पॉइंट P' तक पहुंच जाता है। तो इस 2 दिनों में उसने क्या किया, इतना एरिया कवर किया,
ठीक है। अब इस एरिया में तुम देखोगे तो ये लेंथ बड़ा है और इसका विड्थ छोटा है। अब एक काम करते हैं कि कुछ टाइम रुक जाते हैं, कुछ टाइम के बाद मान लो आपका प्लैनेट इस पॉइंट पे आ जाता है, तो ये जो लाइन है वो अब छोटी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ भी अगर सपोज करो आप उसको 2 दिन दे दोगे तो वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा कि यहाँ पे 2 दिन के बाद वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और इस बार उसने जो एरिया कवर किया रहेगा वो ये होगा, और ये एरिया और ये एरिया जो है दोनों सेम होंगे। ठीक है। इस चीज़ से ये पता चलता है कि एक्चुअल में प्लैनेट का जो स्पीड है, प्लैनेट की जो वेलोसिटी है, वो एक्चुअली दोनों जगह पे सेम नहीं है, हर जगह पे सेम नहीं है, बल्कि प्लैनेट का स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। वो एक ही स्पीड से सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली उसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि लाइन जो है ये लाइन काफ़ी बड़ी है। अगर वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतने में उसका काफ़ी एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि लाइन बहुत बड़ा है ना, तो ये पूरा बड़ा सा एरिया उसने कवर कर लिया है 2 दिनों में। अगर मान लो प्लैनेट यहाँ पे है और यहाँ पे भी अगर वो 2 दिन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लेते हैं कि उसका स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस अगर वो यहाँ पे भी ट्रैवल करे तो यहाँ पे तो लाइन छोटी है ना। अगर मैं यहाँ पे फिर एरिया देखने जाऊंगा तो ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं होगा। लेकिन केपलर ने क्या कहा कि अगर आप सेम टाइम देते हो, 2 दिन यहाँ पे भी दिया 2 दिन यहाँ पे भी दिया, तो दोनों एरिया क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये केपलर का सेकेंड लॉ है। ऐसा प्लैनेट करता है, वो उसको डेटा से पता चला। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे भी 2 दिन में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ये लाइन छोटी है, आपका एरिया छोटा पड़ जाएगा, ये एरिया सेम नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि जब प्लैनेट सन के काफ़ी नज़दीक आ जाता है तो सेम एरिया कवर करने के लिए उसको फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, उसी 2 दिन में उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ताकि आपका जो ये एरिया है वो इसके इक्वल हो सके। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि प्लैनेट जो है वो जैसे जैसे सन के नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे वो दूर जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होने लगती है, ताकि वो सेम टाइम में ये लाइन सेम एरिया कवर कर सके। समझे? तो इस लॉ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सपोज करो हमने सर्कुलर वाला एग्जाम्पल लिया होता, सर्कुलर ऑर्बिट होता प्लैनेट्स का, तो वो कैसा होता कि सेम स्पीड से वो सन के अराउंड घूमे जा रहा है एक ही स्पीड से। लेकिन अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये अगर हम सेकेंड लॉ को देखें, केपलर का सेकेंड लॉ हम सही माने, तो एक्चुअली में होगा क्या कि वो जब सन से बहुत दूर होगा, अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट सन से अगर काफ़ी दूर है तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब वो सन के नज़दीक आएगा तो फास्ट हो जाएगा, ताकि सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर सके। ठीक है। तो कुछ मोशन जो उसका वो इस तरीके से होगा, स्लो होगा, फास्ट हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, दूर जाएगा तो स्लो होगा, और इस तरीके से इस प्लैनेट का सन के अराउंड रेवोल्यूशन होता है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बात एरियाज की थी, इसकी वजह से यहाँ पे इसको लॉ ऑफ एरिया भी बोला गया। ये आपका सेकेंड लॉ है। ठीक है। इस सेकेंड लॉ को आप प्रूव भी कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, देखो कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड, या कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी नहीं होगा तो फिर प्लैनेट छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये मोशन होता है वो उसके अराउंड एक्चुअली उस ऑर्बिट में फिक्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको पकड़ रखा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। मैंने आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में बताया था। एक्चुअली सेंट्रल फोर्स का जो लाइन होता है हमेशा वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर सपोज करो यहाँ पे प्लैनेट है तो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो फोर्स वाला लाइन है, ये फोर्स वाला लाइन सीधा इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है। अगर प्लैनेट यहाँ चला जाता है तो फोर्स यहाँ लगने लगेगा। अगेन ये फोर्स वाली लाइन जो है, जिसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है, आप उसको फोर्स वाली लाइन बोल लो। अगेन जिस लाइन में फोर्स लग रहा है वो लाइन फिर से इसी पॉइंट से पास होगा, इस फिक्स पॉइंट से। इनफैक्ट ये प्लैनेट कहीं भी रहे, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इसी पॉइंट से आके पास होगा। जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन में फोर्स लग रहा है वो इसी पॉइंट पे आके मीट करेगा। मतलब चाहे प्लैनेट कहीं भी चले जाए, उस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की लाइन
इस सेम फिक्स पॉइंट पर ही आकर मिलेगी। जब ऐसा होता है तो हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स की एक खासियत है, क्या खासियत है? सेंट्रल फोर्स के केस में अगर बॉडी पे सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो ये सेंट्रल फोर्स बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर पाता, बिकॉज इसके वजह से टॉर्क जनरेट नहीं होता है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना बस आप ध्यान में रखो कि सेंट्रल फोर्स बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम बॉडी का जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। तो बस आप ये ध्यान में रखो, दिख रहा है ना आपको? हाँ, R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम इज R क्रॉस P। इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड P। और P के यहाँ पे क्या है? P इज मोमेंटम। P क्या है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। इस चीज को, इस थियरी को, या फिर आप समझ लो ये जो आपका फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, अब एक काम करो, यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे इस एरिया को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये आपका प्लैनेट P है और ये आपका पोजीशन है, इसको आप ओरिजिन मान लो। यहाँ से आपने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है उसको आप एक वेक्टर इमेजिन कर लो, इस प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मान लो बहुत लगभग इतना कम डिस्टेंस है कि आप इसको लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। ठीक है, और ये डिस्टेंस है, इसको आप एक काम करो, डेल्टा, क्या लिख दोगे? डेल्टा, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है ना, मान लो ये डिस्टेंस x है आपका। ठीक है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो ये v स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, क्या? v स्पीड से, तो यहाँ पे v लिख दो। और इसने मान लो डेल्टा t टाइम लिया, तो यहाँ पे डेल्टा t टाइम लिख दो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो दिस v डेल्टा t, इसने इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया। समझ में आया? और ये पोजीशन वेक्टर R यहाँ पे है और ये बाद में इस तरीके से इसने स्वीप किया। तो ये जो एरिया है ये एक्चुअली आपको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में दिया जाता है। तो आप ये एरिया यहाँ पे लिख सकते हो, दिस एरिया कवर्ड इन टाइम डेल्टा t। तो जो इस डेल्टा टी टाइम इसने एरिया कवर किया है उसको मैं डेल्टा ए लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है? हाफ इंटू आर क्रॉस वी डेल्टा टी। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में। इसको आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि ये अगर ट्राइंगल के हिसाब से तुम देखो तो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस वी डेल्टा टी इंटू हाइट आर। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रूल्स है, उस हिसाब से आपको पहले R ही लिखना होगा, उसके बाद V लिखना होगा। समझ आ गया ना? अगर आप बेस इंटू हाइट के टर्म्स में देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ इंटू वी डेल्टा टी और इंटू हाइट आप R मान लो, राइट। और इस तरीके से अगर सपोज करो पोजीशन वेक्टर से थोड़ा सा दूर अगर ये एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखना, दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ R क्रॉस वी डेल्टा टी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका मान लो ओरिजिन है, यहाँ से आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया। अगर ये बहुत कम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करता है और ये वेक्टर R इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाता है, और मान लो ये वाला जो आपका पार्ट है ये वेक्टर आपका A है, A नहीं बोलते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं, इसको S लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या? ये जो एरिया है आपका, इसका जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ इंटू R क्रॉस S। यही एक्चुअली आपका फॉर्मूला होता है इस एरिया को कैलकुलेट करने का, वेक्टर के टर्म्स में, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है ना, हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये R यहाँ पे आ गया क्रॉस ये वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर एक्चुअली में क्या है बताओ आपका? V डेल्टा t। तो V डेल्टा t लिख दिया। सो ये एरिया जो कवर किया है डेल्टा t टाइम में वो एरिया हो जाएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना।
अब थोड़ा सा यहाँ पे इस केस को आगे बढ़ाते हैं और एक काम करते हैं, हाफ आर क्रॉस ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू वी अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहाँ पे कुछ किया नहीं, बस ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया। मास इंटू वेलोसिटी हम लोग को पता है होता है मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट राइट हाफ क्रॉस, दिस इज योर मोमेंटम p, ठीक है। और डेल्टा टी एक स्केलर है, वेक्टर का इससे लेना देना नहीं है, आप इसको बाहर निकाल सकते हो और इसको m से डिवाइड कर दो और डेल्टा टी यहाँ पे रख दो। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस पी डेल्टा टी अपॉन एम। इस डेल्टा टी को आप यहाँ ले आओ, इस साइड ले आओ, तो क्या आएगा बताओ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। सो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस पी अपॉन एम। और देखो आर क्रॉस पी क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू एल अपॉन एम, और यू कैन सिंपली राइट एल अपॉन 2m। सो दिस इज योर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये जो m है मास है, वो मास एक्चुअली हमने प्लैनेट का ले रखा है, ठीक है। ये जो m है वही m किसका है, प्लैनेट का मास है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि आपका जो l है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आपका वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। तो अभी मैंने बताया था कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स जो है प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, मतलब एंगुलर मोमेंटम चाहे वो किसी भी पॉइंट पे रहे वो सेम रहने वाला है, देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये L कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग। 2m तो प्लैनेट का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। यहाँ पे L कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास प्लैनेट का, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ही कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या कि डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज अ कांस्टेंट। इस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया कवर करने का स्पीड या एरिया कवर करने का वेलोसिटी। तो देखो सेम टाइम दोगे तो सेम एरिया कवर होगा। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट है, मतलब अगर आपने टाइम सेम रखा तो फिर एरिया भी सेम होगा। ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट आ रही है जो हमने प्रूव किया। तो ये केप्लर्स सेकेंड लॉ इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो इस डेरिवेशन से, राइट। तो यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ क्लियर होता है अकॉर्डिंग टू केप्लर्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है बताओ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, that the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal interval of time। और इससे हम ये सीखते हैं कि जब प्लैनेट सन से बहुत दूर होगा तो वो स्लो भागेगा, और जब वो प्लैनेट के नजदीक होगा तो सेम एरिया कवर करने के लिए वो फास्ट भागेगा, राइट। अच्छा, इसका मतलब कि प्लैनेट का सबसे ज्यादा स्पीड, प्लैनेट का सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा बताओ। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं, जस्ट अ सेकेंड। इसका मतलब ये कि आपका प्लैनेट का सबसे ज़्यादा स्पीड बताओ कहाँ पे होगा। ये आपका सन है, और मैंने बताया था कि देखो ये प्लैनेट इस पॉइंट पे जब है तो वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होता है, और इस पॉइंट को बोला जाता है अपोजी या फिर एपीहीलियन। तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है सन पे और दूर होने से स्पीड कम हो जाता है, तो इस पॉइंट पे जो भी स्पीड होगा प्लैनेट का वो सबसे कम स्पीड होगा, यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगा प्लैनेट का। और जब ये अपोजी है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं। तो जब वो पेरिजी पे आ जाएगा, इसका मतलब सन से सबसे नज़दीक आ जाएगा, तो प्लैनेट का स्पीड जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, एंड दिस इज योर वी मैक्स। तो चलिए रुख करते हैं आप केप्लर्स के थर्ड लॉ की तरफ। और केप्लर के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि केप्लर का थर्ड लॉ जो है वो प्लैनेट के टाइम पीरियड की बात करता है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के, ठीक है। तो देखो एक्चुअली सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किसी का ऑर्बिट बड़ा होता है, किसी का ऑर्बिट छोटा होता है, राइट।
आपको पता है कि मर्क्यूरी जो है वो सबसे नज़दीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो मर्क्यूरी का ऑर्बिट छोटा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बाकी प्लैनेट्स पे जाऊं, अर्थ, मार्स, जुपिटर पे जाऊं, तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, ऑर्बिट का साइज जो है वो बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स है वो अर्थ के अराउंड पूरी तरह से रिवॉल्व करने के लिए सेम टाइम नहीं लेते हैं, बल्कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियड या फिर उसको कई बार हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, टाइम वर्ड कई बार हटा दिया जाता है, उसको सिर्फ वर्ड पीरियड बोला जाता है। टाइम पीरियड एक्चुअली किसी भी पीरियोडिक मोशन का होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बताओ, कि थोड़ा समझना पड़ेगा। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, कोई भी मोशन जो इक्वल टाइम इंटरवल में खुद को रिपीट करता हो। ठीक है, कोई भी मोशन जो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता हो। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए पीरियोडिक मोशन के लिए, एक तो मोशन का रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है, मोशन बार बार रिपीट हो, और दूसरी बार हर रिपीटेशन का टाइम पीरियड, हर रिपीटेशन का टाइम सेम होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने पेंडुलम का देखा होगा, तो पेंडुलम अगर ऑसिलेट करता है तो एक पूरा ऑसिलेशन कवर करने के लिए अगर वो 2 सेकेंड लगा है, तो अगला ऑसिलेशन भी वो 2 सेकेंड में ही करेगा, फिर अगला ऑसिलेशन भी वो 2 सेकेंड में ही करेगा। तो वो बार बार सेम मोशन को रिपीट कर रहा है, और हर रिपीटेशन का जो टाइम है वो भी सेम है 2 सेकेंड। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन होगा। उसी तरीके से अगर मैं फैन ऑन कर देता हूँ और कुछ टाइम रुकता हूँ, तो फैन भी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करना चालू कर देता है, क्योंकि वो सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। और एक सर्कल कंप्लीट करने में अगर मान लो वो 1 सेकेंड लगा रहा है, तो अगला सर्कल कंप्लीट करने में भी वो 1 सेकेंड लगाएगा, उसका अगला सर्कल कंप्लीट करने में भी 1 सेकेंड लगा रहा है। तो क्योंकि हर रिपीटेशन का टाइम सेम है, तो ये पीरियोडिक मोशन होगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस मोमेंट पे फैन को ऑन करते हो, उस मोमेंट पे जब वो फैन घूमता है तब वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म नहीं करता। क्यों? वो रिपीटेशन तो कर रहा है, पर धीरे धीरे जो फैन है वो घूमने लगता है, उसका स्पीड बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब जैसे आप फैन ऑन करते हो तो पहला रोटेशन का जो उसका टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो स्लो होता है, फिर वो धीरे धीरे फास्ट होने लगता है। अगला रोटेशन का टाइम उसका कम लगेगा, फिर उसके अगले रोटेशन का टाइम और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन हर रिपीटेशन का टाइम सेम नहीं है, इसलिए उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन नहीं बोलेंगे शुरुआत में। फिर कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड जब कांस्टेंट हो जाता है तब वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बंद भी कर दोगे जब फैन को, तो वो कुछ टाइम तक घूमता है, फिर वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करना बंद कर देता है। क्यों बताओ? क्योंकि फिर अब वो स्लो होने लगता है। तो पहला रोटेशन कम टाइम में, दूसरा रोटेशन ज़्यादा टाइम में, अगेन पीरियोडिक मोशन नहीं रहा। अब देखो, अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो पूरा एक चक्कर काटने में जितना टाइम लेगा, अगला चक्कर काटने में भी वो उतना ही टाइम लेता है। तो इसका मतलब वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो देखो, जो एक रिपीटेशन का टाइम होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, या सिंपली पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो प्लैनेट है पूरा एक चक्कर काटने में जितना टाइम लेगा, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, या फिर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो जो डेटा अवेलेबल था किसके पास? केपलर के पास जो डेटा अवेलेबल था उसमें उसने क्या देखा कि एक्चुअली में इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है उसका सेमी मेजर एक्सिस के साथ रिलेशन है। मैंने आपको बताया था एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस होता है। जैसे यहाँ पे आपका 2 फोकस है, 2 फोकस से मैं एंड टू एंड एक लाइन पास कर दूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका सेमी मेजर, ये मेजर एक्सिस कहलाता है। मेजर एक्सिस को हम लोग 2a से रिप्रेजेंट किया था, है ना, और ये आपका माइनर एक्सिस है, राइट। अब मेजर एक्सिस का जो आधा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज योर सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा सन सिचुएटेड है और यहाँ पे प्लैनेट एक्चुअली में घूम रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में इस सेमी मेजर एक्सिस और प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, इसके बीच में केपलर ने एक रिलेशन ढूंढ निकाला। उसने क्या किया कि एक्चुअली
टाइम पीरियड लिया, किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड लिया मान लो, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ये जो आपका सेमी मेजर एक्सिस है, उस ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस है, इसका क्यूब कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो उसने ऐसा मर्क्यूरी के साथ किया और इसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला, मान लो वैल्यू के है, उसने यही सेम काम क्या किया, मर्क्यूरी के साथ साथ वीनस के लिए किया, अर्थ के लिए, मार्स के लिए किया, जुपिटर के लिए किया। देखो सबका टाइम पीरियड अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली अलग अलग प्लैनेट जो है वो अलग अलग टाइम लेगा पूरा एक चक्कर काटने में, सेम टाइम लेगा नहीं। तो उसने क्या किया, हर प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाला, पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर किया, फिर वो जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस लिया और उसका क्यूब कर दिया, ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर दिया। इस डिवीजन के बाद एक नंबर आया और उसने ये देखा कि ये जो रेशियो है, ये नंबर है, ये हर एक प्लैनेट के लिए सेम आ रहा है, ठीक है रे। तो जो भी वैल्यू मर्क्यूरी के लिए आएगा वही वीनस के लिए आएगा, वही जुपिटर के लिए, मार्स के लिए, सैटर्न के लिए, अर्थ के लिए। इसका मतलब टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था, सबके लिए फिक्स वैल्यू था, कांस्टेंट था, ठीक है। सो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज अ कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट के है, तो अगर मैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ए क्यूब लिखूं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टी स्क्वायर जो है वो ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे आपका ए क्यूब बढ़ेगा, ए क्यूब बढ़ेगा मतलब सेमी मेजर एक्सिस जो है वो बढ़ रहा है। सेमी मेजर एक्सिस अगर बढ़ेगा तो आपका जो ऑर्बिट होगा वो बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप ए क्यूब बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टी स्क्वायर बढ़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जितना बड़ा सेमी मेजर एक्सिस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उस प्लैनेट का सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। सेमी मेजर एक्सिस अगर बड़ा है तो आपका ऑर्बिट भी बड़ा होगा। इसका मतलब जितना बड़ा ऑर्बिट उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो पूरा चक्कर काटने के लिए प्लैनेट सन के अराउंड। समझ में आ रहा है? तो मर्क्यूरी नज़दीक है, मर्क्यूरी बहुत जल्दी टाइम में वो पूरा एक चक्कर काट लेता है। जुपिटर दूर है उससे, तो जुपिटर ज़्यादा टाइम लेगा सन के चक्कर को काटने के लिए। बिकॉज सेमी मेजर एक्सिस ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये आपका स्टेटमेंट है, ये थर्ड लॉ केपलर का। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या है? द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, या फिर इनफैक्ट द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to cube of the semi major axis of the elliptical orbit। ये आपका केपलर का थर्ड लॉ है। तो ये तीन लॉज जो केपलर के आपके सामने आए थे, इन लॉज को जब केपलर न्यूटन ने देखा, ठीक है, तो उसने कुछ आइडिया लिया इससे, और इस आइडिया के बाद न्यूटन ने एक हिस्टोरिकल लॉ दिया, सबके सामने रखा, एंड दैट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।